Hello students, myself Himanshu Saxena and today we are going to study about topic from the chemistry of class 12 which is the chemical kinetics. So students, मेरा आप लोगों से एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, जैसे कि आपने शायद यहाँ पे एक आपको वर्ड दिख रहा होगा जो कि है काइनेटिक्स। तो आप लोगों ने शायद काइनेटिक्स वर्ड जो है ये पहले भी अपने जूनियर क्लासेस की साइंस में सुना होगा। इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपने वर्ड सुना होगा काइनेटिक एनर्जी, और इसकी एक बहुत ही जनरल सी डेफिनेशन भी बताई जाती है कि काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से आ रही है। तो यानी हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि जो मोशन है ना, मोशन बेसिकली सिनोनिमस है काइनेटिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का यहाँ पर क्या मतलब हुआ करता है? हम लोग जानते हैं कि ऐसे हमारे डेली गो टू डे लाइफ में काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं रस्टिंग की, आप जानते हैं कि रस्टिंग भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ करती है, जिसमें आयरन जो है वो आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जो आयरन की रस्टिंग हुआ करती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, महीनों लग जाते हैं उसकी रस्टिंग होने के लिए। लेकिन अगर वहीं आप एक सोडियम का छोटा सा पीस लेकर के अगर आप एक पानी में डालते हैं तो उसमें क्या होगा, वो तुरंत ही फायर को कैच कर लेता है। कहने का मतलब क्या है, हमारे लाइफ में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उन सब की रेट सेम नहीं हुआ करती है ना। तो यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि बहुत फास्ट होती हैं, कुछ बहुत स्लो होती हैं, कुछ की स्पीड मॉडरेट रहा करती है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि जो कोल होता है, कोयला जो होता है, कोयले बनने की जो प्रोसेस हुआ करती है उसमें सालों लग जाते हैं कोयले को बनने के लिए, है ना। लेकिन कई सारे केमिकल सिंथेसिस हुआ करते हैं जो कुछ सेकंड्स में या फिर कुछ घंटों में भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक वर्ड को स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेट क्या हुआ करती है ना। किसी भी चीज को हम लोग कोई भी चीज कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, तो हम लोग उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रेट। अब रेट क्या चीज हुआ करती है, आप लोग इतना समझ लीजिए, जैसे रेट का मतलब हुआ करता है एनीथिंग अपॉन टाइम, या फिर इसको अगर हम लोग और भी थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करें तो चेंज इन एनीथिंग। अगर किसी भी चीज में कोई भी चेंज हो रहा है, अगर उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे ना, तो उसकी वो रेट कहलाएगी। आप लोगों ने 9th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखा करते हैं? डेल वी अपॉन डेल टी, या फिर सिंपली टाइम भी लिखा करते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग उसका एक्सेलरेशन बोला करते हैं। ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं। इसी हिसाब से अगर हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी। तो बेसिकली यहाँ पे सब में एक चीज कॉमन क्या है कि किसी भी चीज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं ना, तो उसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट की उस क्वांटिटी की रेट बोला करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर एनीथिंग की जगह पर क्या आ जाएगा? एनीथिंग की जगह आप लोग बात करेंगे रिएक्शंस के बारे में। अब रिएक्शन कोई भी कितनी फास्ट है, कितनी स्लो कैसे हो रही है, तो हमको कैसे पता चलेगा? अब इसके लिए आप लोग अज्यूम कीजिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी चीज का 1 kg ऑफ ए था, 1 kg ऑफ ए कंपाउंड था और 1 kg ऑफ बी कंपाउंड था। हमने दोनों को सेम टाइम के बाद ऑब्जर्व किया, हमने कोई भी रिएक्शन कंटिन्यू कराई, सेम टाइम के बाद देखा। सपोज कर लीजिए हमने दोनों को 30 मिनट्स का टाइम दिया और देखा जा करके कि 1 kg में से रिएक्शन के बाद क्या था, जो हमारा स्टार्टिंग में 1 kg ऑफ ए था वो लेट कीजिए लास्ट में आधे घंटे के बाद में 0.5 kg हो गया। और अगर इसके बारे में बात करते हैं, लेट कीजिए हमारा ये 0.75 kg हो गया। तो आप क्या कहेंगे, कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रही है? आप यही बोलेंगे कि ये वाली रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रही है, क्योंकि दिए गए टाइम में इस वाली ऑब्जेक्ट में, इस वाले ए सब्सटेंस में ज्यादा चेंज आ रहा है, इसका ज्यादा मास डिक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू बी। समझ में आ गई बात है? तो ये तो बात होगी हम लोग के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब समझ लेते हैं कि रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो हम लोग इस चैप्टर में कई बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कंपेयर किया था दो कंपाउंड्स को, ए और बी को, और हम लोगों ने उसमें चेक किया था कि 30 मिनट्स के बाद में किसकी रेट कितनी फास्ट और कितनी स्लो हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा उसमें कि जो हमारा रिएक्टेंट ए था ना, उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, कि वो 1 kg के बाद में कितना बच रहा है, बी जो है वो 1 kg के बाद में आधे घंटे के बाद में कितना उसमें कंपाउंड बच रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी रेट के बारे में, या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो सिंपल सी बात क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेके चलते हैं, लेट कीजिए किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि
रिएक्टेंट जो है ना आर, उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम, है ना। मतलब कि वो जो हमारा कंपाउंड जो रिएक्टेंट होगा ना, उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, उसके हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं कि उसकी उस रिएक्शन की, उस केमिकल रिएक्शन की रेट क्या हुआ करेगी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज में अगर मान लीजिए हम लोग को चेंज कैलकुलेट करना होगा तो चीज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के जो फाइनल क्वांटिटी होती है उसको हम लोग इनिशियल क्वांटिटी से माइनस कर दिया करते हैं। ये चीज हुआ करती है हर चीज में। हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तब भी हम लोग ऐसी चीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया हम लोग बात करते हैं, हमने पीछे एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था, हमारे पास कंपाउंड था 1 kg ऑफ ए, और थोड़े टाइम के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, 0.5 kg बच रहा था। इसका मतलब ये इसकी फाइनल कंसंट्रेशन हो गई और ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। तो अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस 1, यानी कि माइनस का 0.5 kg आएगा जाकर के। समझ में की बात है। तो यानी अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जाकर के ना, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव में आएगी जाकर के, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव में आने वाली। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे ना, तो वो नेगेटिव रेट मिलने वाली है। क्यों, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि हमारे क्या हो रही है, जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आने वाला है। समझना की बात है। अच्छा, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे हमारा कंपाउंड ए जो था, सपोज कीजिए वो आधे घंटे के बाद 0.5 kg कन्वर्ट हो गया, तो कन्वर्ट किस में हुआ होगा, किसी प्रोडक्ट में हुआ होगा। प्रोडक्ट बना होगा जब रिएक्शन ने स्टार्ट नहीं करी, यानी 0 मिनट पर प्रोडक्ट बना होगा, नहीं बना होगा, प्रोडक्ट वहां पे 0 रहा होगा उस टाइम पे। यानी इनिशियली जो है हम लोग पी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ पी क्या रही होगी, 0 रही होगी। लेट कर लीजिए फाइनल कंसंट्रेशन, यानी आधे घंटे के बाद में कंसंट्रेशन ऑफ पी सपोज कीजिए 0.3 kg हो चुकी है, यानी ये वाली कंसंट्रेशन फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई। अब अगर इसमें से फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, तो क्वांटिटी कैसे आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। इसका मतलब अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को उसके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे ना, तो हमको पॉजिटिव रेट मिलने वाली है। समझ में आ गई बात है। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी हम लोग को जितना सारा कुछ पढ़ा है ना, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। यानी अगर हमें किसी भी चीज की रेट लिखनी है तो हम लोग उसको 2 के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी रिएक्टेंट में इंपॉर्टेंट किस चीज की होती है, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं रिएक्टेंट्स के बारे में, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम। और हम लोगों ने पीछे देखा था, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा आके। और हम लोग इसको प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। इसमें हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाती है। इसको हम लोग ग्राफ के हेल्प से हम लोग यहाँ पे सपोज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये टाइम है और यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं इस वाले एक्सिस पे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया हम लोग रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियली कुछ हाई कंसंट्रेशन रही होगी, जो कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन कंटिन्यू होती जाएगी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी इस तरीके से, है ना। और अगर मान लिया हम लोग बात करें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में, इनिशियली यानी जब हमारा टाइम 0 रहा होगा तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, 0, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हो गई है और ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हो गई। इसका हम लोगों ने ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी एक्चुअल केमिकल रिएक्शन की रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमारे पास में एक सिंपल सी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कार्बन को बाइंड किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसके हम लोग क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुकी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं इस केमिकल रिएक्शन की रेट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं, हम लोग दोनों के रेस्पेक्ट में इस चीज को लिख सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए हम कार्बन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन अपॉन चेंज इन टाइम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पर रिएक्टेंट के हम लोग फॉर्म यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसी को हम लोग ऑक्सीजन के यानी ऑक्सीजन गैस के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगली कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग प्लस साइन ही लिखेंगे, माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहले तो हम लोग बात कर रहे थे डेल्टा के टर्म्स में, डेल्टा के टर्म्स बात कर रहे थे, अचानक से ये डी बाई डी टी कहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पहले 11वीं क्लास वगैरह आपको पढ़ाया भी गया होगा इस चीज के बारे में। क्या हुआ करता है, डेल्टा जनरली जो हुआ करता है ये लार्ज चेंज को बताता है, लार्ज चेंज। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लार्ज क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या कहते हैं डेल्टा के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हम लोग रिएक्टेंट में इस तरीके से पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए चेंज थोड़ा सा लार्जर हो रहा है, बड़ा चेंज हो रहा है, तो हमने इसको डेल्टा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा इंस्टेंटेनियस, यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर निकलना चाहते हैं ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक डॉट बना दी, हमें इस एग्जैक्ट पॉइंट में पता करना है कि रिएक्शन की रेट क्या रही होगी, तो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हम एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंट के बारे में बात करें, प्रोडक्ट के बारे में बात करें, बहुत ही छोटा रहा होगा। अगर वो चेंज छोटा है तो आपको पता है कि अगर छोटा चेंज हुआ करता है तो लोग इसके टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, डी बाई डी टी के टर्म्स में एक्सप्लेन किया करते हैं। समझ में आ गई आपको बात, तो आई होप आपको ये पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज कीजिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग उसके बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग इसकी रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसकी रिएक्शन कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, रेट कैसे लिखी जाएगी, तो हम लोग पीछे देख भी चुके हैं कैसे होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन चेंज इन टाइम, नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम, और इसको लिख लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन चेंज इन टाइम। क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, क्या ये आंसर ठीक होगा। अगर आप इसको एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलने वाले हैं। क्यों, देखिए पिछली अगर आपने रिएक्शन कंप्लीट करी होगी ना, तो उसमें कोक बर्न हो रहा था ऑक्सीजन के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था। आपने वहां पे एक चीज देखी होगी, जो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, ये वहां पर 1 थे, हर केस में 1 हो रहा था। 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 के साथ में बर्न होकर के 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, 2 मोल H2 प्रोड्यूस हो, 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर चेंज क्या आने वाला है, देखिए अब अगर मान लिया हम लोगों को यहाँ पे रेट इक्वल करनी है, हम लोग को रेट सबके लिए सेम लिखनी होगी ना, क्योंकि अगर मान लिया यहाँ पे 3 इक्वल चीजें कर रहे हैं तो उनको रेट भी आपस में इक्वल करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी, हमें हर क्वांटिटी को 1 के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी देखिए यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको 1 बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिमिलरली इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो चेंज हम लोगों ने यहाँ किया है ना, वो भी यहाँ पर भी आने वाला है। कैसे, यहाँ पर भी हम लोग को क्या करेंगे, 1/2 से इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले में भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस इतना चेंज आने वाला है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, बेसिकली किसी भी रिएक्शन के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, अगर हम लोग रेट लिख रहे होते हैं तो रेट के टर्म्स में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो डिवाइड में चले जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की रेट को जनरल टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अभी तो हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स देख लिए हैं, उन्हीं को हम लोग जनरल वे में लिखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है, और हम लोग इसकी रेट लिखना चाहते हैं। कैसे हम लोग इसको रेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी रेट कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट के टर्म्स लिखते हैं। रिएक्टेंट कौन कौन से हमारे, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको, अगर किसी भी चीज में जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ करता है ना, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए। तो हम लोग इसमें स्मॉल ए से डिवाइड भी कर देंगे। और क्योंकि एक रिएक्टेंट हमारा, तुमने पढ़ भी रखा है कि रिएक्टेंट जब हुआ करता है तो रेट में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 1/b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं इस चीज को। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1/c चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ c बाय dt, 1/d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ d
बाय dt। तो ये एक हमारे पास जनरल इक्वेशन आ चुकी है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन की रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट हमारा जो आज का डिस्कशन रहने वाला है वो ये है कि आप लोग जानते हैं कि ये क्वांटिटी जो हुआ करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल्स बोला करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिफरेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाले हैं। इसी वजह से इस टाइप की, अगर मान लिया किसी केमिकल इक्वेशन की रेट को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन की रेट को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि उस पर डी बाई डी टी टाइप के टर्म्स आ रहे होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, और हम लोग एक नए टर्म के बारे में पढ़ेंगे, नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि होता है रेट लॉ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए आपको होमवर्क वगैरह छोटा सा है वो आपको अपने आप सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है और खुद ही आपको बैलेंसिंग भी करनी है। ठीक है, आप जानते हैं ये हेबर प्रोसेस की रिएक्शन हुआ करती है, इसमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को आपको खुद से बैलेंस भी करना है और इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।